This video may contain a sensitive image. All content is referred from medical textbooks. This video is made for education purpose. This video do not claim as approved by medical authority. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकबड़ी। और आज हम पढ़ेंगे जनरल सर्जरी में का टॉपिक बर्न, जो 20 मार्क्स के लिए आता है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। बर्न आर कॉज बाय ड्राई हीट लाइक फ्लेम्स, रेडिएंट हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, एक्स-रेज और हाईली हीटेड सब्सटेंस। नाउ लेट्स सी क्लासिफिकेशन। सम क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। एक्सटेंट ऑफ बर्न यानी कि बर्न कहाँ तक फैला है। बर्न हमारी बॉडी तक कहाँ तक फैला है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम वेलेस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वेलेस फार्मूला इज रूल ऑफ 9। इसका मतलब ये है कि हम बॉडी के हर एक पार्ट को 9% में डिवाइड करके उसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हेड एंड फेस 7% रहेगा और नेक 2%। अपर लिम्ब जो रहेगा अगर वो 9% में डिवाइड है, इसका मतलब अपर आर्म यानी कि आर्म 4%, फोर आर्म 3% एंड हैंड 2%। ट्रंक जो है वो 18% में डिवाइडेड है, जिसमें चेस्ट 9% है एंड एब्डोमेन 9%। वैसे ही बैक भी 18% में डिवाइड है, जिसमें अपर हाफ 9% रहेगा एंड लोअर हाफ 9%। पेरिनियम एंड जेनिटल ऑर्गन्स जो रहेंगे वो 1% रहेगा, बिकॉज एक्सटेंशन ऑफ बर्न सरफेस एरिया वहाँ पे बहुत कम है। ईच लोअर लिम्ब यानी कि राइट लेग एंड लेफ्ट लेग इज डिवाइडेड 18%, बिकॉज पोस्टीरियर सरफेस एंड इंटीरियर सरफेस दोनों मिला के है। सो थाई रीजन इज डिवाइडेड इन 10%, लेग इज डिवाइडेड इन 5% एंड फुट इज डिवाइडेड इन 3%। जैसे अडल्ट में 9% है और कुछ जगह पे 18% है। वैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें वो अलग है। जैसे कि हेड नेक फेस में है 15% एंड लोअर लिम्ब में है 15%। बाकी रेस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सरफेस का जो कैलकुलेशन है वो रूल ऑफ 9 है। अब हम आगे देखेंगे ड्यूपिटेरेंस डिग्री। ड्यूपिटेरेंस डिग्री को पढ़ने से पहले ये जान लो कि डिग्री क्या है और परसेंटेज क्या है। सो बर्न को क्लासीफाई किया है एक्सटेंशन में, यानी कि कहाँ तक फैला है बर्न, उसको कैलकुलेट करने के लिए वेलेस फॉर्मूला है। बट जो बर्न है वो कहाँ तक पेनिट्रेट हुआ है स्किन के अंदर तक, उसको कैलकुलेट करने के लिए डिग्री है। तो वो ड्यूपिटेरेंस डिग्री 1 से लेकर 6 तक डिवाइडेड है, जिसमें जो फर्स्ट डिग्री बर्न है उसमें सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, यानी कि ये जो एपिडर्मिस है, अगर बर्न सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है, वो उसकी लिमिटेशन सिर्फ फर्स्ट यानी कि एपिडर्मिस तक ही है, फर्स्ट लेयर तक ही है, तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री। अगर वो बर्न सेकेंड यानी कि डर्मिस तक जा रहा है, सेकेंड लेयर ऑफ स्किन तक जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंड डिग्री। बट अगर फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस में बर्न तो जा रहा है, बट उसके साथ साथ इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे थर्ड डिग्री बर्न। अगर इन्फेक्शन के साथ साथ बर्न डर्मिस को भी क्रॉस कर रहा है और वो जा रहा है सबक्यूटेनियस लेवल यानी कि एडिपोज टिश्यूज की तरफ, तो उसे हम बोलेंगे फोर्थ डिग्री। उसी तरह से अगर वो मसल तक जा रहा है तो उसे हम फिफ्थ डिग्री बोलेंगे, एंड अगर वो बोन तक जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे सिक्स्थ डिग्री ऑफ बर्न। नाउ नेक्स्ट, विल्सन्स मेथड ऑफ डिग्री। सो व्हाट इज विल्सन्स मेथड ऑफ डिग्री? विल्सन्स मेथड ऑफ डिग्री को ही हम ज़्यादातर याद रखते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। तो ये विल्सन ने कैलकुलेट किया कैसे? बहुत ही सिंपल है। उन्होंने ड्यूपिटेरेंस डिग्री के फर्स्ट लेयर को एंड सेकंड डिग्री ऑफ बर्न को ही फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। यस, दैट्स सिंपल। और विल्सन ने फिर थर्ड डिग्री ऑफ ड्यूपिटेरेंस एंड फोर्थ डिग्री ऑफ ड्यूपिटेरेंस को ही सेकंड डिग्री बताया है, एंड ड्यूपिटेरेंस फिफ्थ एंड सिक्स डिग्री को ही विल्सन ने थर्ड डिग्री बताया। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्लिनिकली जब पेशेंट आता है तो वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, सीवियर केसेस में होता है, तो हम उसको 1 से लेकर 6 डिग्री तक कैलकुलेट करने के लिए इतना टाइम नहीं ले सकते। इसलिए विल्सन ने उसको बहुत ही शॉर्ट लिस्ट करके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री में डिवाइड किया है। बट क्लिनिकल मेथड में उसको और भी ईजी बनाने के लिए उसको सुपरफिशियल बर्न एंड डीप बर्न में भी क्लासीफाई किया है, जिसमें सुपरफिशियल बर्न में विल्सन फर्स्ट और सेकंड डिग्री ऑफ बर्न मानेंगे, जो सिर्फ सबक्यूटेनियस लेवल एडिपोज टिश्यू पर ही बर्न पेनिट्रेट हो रहा है। अगर बर्न मसल से भी नीचे बोन तक मतलब पेनिट्रेट हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे विल्सन्स थर्ड डिग्री या फिर डीप बर्न। डीप बर्न में मसल एंड बोन इन्वॉल्व है, तभी हम उसको डीप बर्न बोलेंगे। नाउ लेट्स सी क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज साइन एंड सिम्टम्स। तो हम पहले साइन में देखेंगे, दैट इज अफेक्टेड एरिया इज बर्न, हमें जली हुई स्किन दिखाई पड़ेगी। ब्लिस्टर फॉर्मेशन एट द बर्न एरिया, हमें जली हुई स्किन पर कुछ इस तरीके के ब्लिस्टर्स दिखाई पड़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ रॉ अल्सर एट बर्न एरिया, हमें जले हुए स्किन पर छाले दिखाई पड़ेंगे, जिसमें से एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड होगा, यानी छालों से पानी बाहर बहेगा, जिससे कि पेशेंट की बॉडी में पानी की कमी होगी, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। हमें ड्राई कोटेड टंग यानी सूखी हुई जबान एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट यानी पेशेंट में कम पेशाब होना, ये साइन है डिहाइड्रेशन के। अब सिम्टम्स में हमें सीवियर बर्निंग पेन, पेशेंट को बेहद जलने से तकलीफ होगी। सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बढ़ जाना, हेडेक सिर दर्द, चिल्स ठंड लगना, ओलिगोयूरिया
कम पेशाब होना, रीनल फेलियर, किडनी का काम करना बंद होना, ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हमें पेशेंट में दिखाई पड़ेंगे। ये है सारे के सारे क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन। सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? पहले हम कॉम्प्लिकेशंस में देखेंगे कि हाइपोवोलेमिक शॉक, इट कॉज ड्यू टू डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। पेशेंट कैन गो अंडर हाइपोवोलेमिक शॉक, जिसका रीज़न ये है कि सुपरफिशियल और डीप बर्न होने की वजह से पेशेंट को बहुत ब्लड लॉस एंड बॉडी फ्लूइड लॉस होगा और इसीलिए पेशेंट कैन बी अनकॉन्शियस। सेकेंड है साइकोजेनिक शॉक, ड्यू टू फ्राइट ऑफ बर्निंग एंड सीवियर पेन। पेशेंट जलन के डर के कारण और जलन के तकलीफ के कारण अनकॉन्शियस होगा। थर्ड इज सेप्टिक शॉक, ड्यू टू बर्न देर विल बी हाइपोवोलेमिया ऑफ ब्लड, जिससे पेशेंट की इम्यूनिटी डिक्रीज कम हो जाएगी, जिससे कि बैक्टीरिया जले हुए स्किन पर बहुत जल्दी इन्फेक्शन कॉज करेंगे। सो पेशेंट 2 से 3 हफ्तों में सीवियर इन्फेक्शन में जाएगा, ऑल्सो कॉल्ड एज सेप्टिक शॉक। अदर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि सेप्टिसिमिया, टॉक्सिमिया एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, जैसे कि ये, इसमें सेप्टिसिमिया एंड टॉक्सिमिया हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि सेप्टिसिमिया एंड टॉक्सिमिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ब्लड में होता है। रेस्पिरेटरी फेलियर भी बर्न पेशेंट में डेथ का मेजर कारण हो सकता है। कुछ पेशेंट कंटिन्यूसली स्मोक, धुआं, सांसों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने के कारण वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते, इसीलिए उन्हें रेस्पिरेटरी फेलियर ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज कर्लिंग अल्सर। ये अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर है, खून की कमी के कारण होता है। खून या ब्लड ज़्यादा कम होने के कारण गैस्ट्रिक ऑर्गन में खून की कमी होती है, जिससे कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा यानी म्यूकस लेयर को खून नहीं मिल पाता और स्टमक एसिड के कारण अल्सर बनता है। उसी तरीके से एक्यूट ड्यूडिनल अल्सर भी होता है, लाइक दिस। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज केलॉइड फॉर्मेशन। केलॉइड भी हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि केलॉइड ये एक्स्ट्रा स्कार टिश्यू हीलिंग है, यानी नॉर्मल हीलिंग से भी ज़्यादा स्कार टिश्यू का बन जाना, यानी केलॉइड फॉर्मेशन होना। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटीज। कॉन्ट्रैक्चर यानी स्किन में खिंचाव होना एंड डिफॉर्मिटीज़ यानी स्किन की बनावट खराब होना, जो आप इस इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट इज कार्सिनोमा इन स्कार टिश्यू, जैसे कि मार्जो इलेरिस अल्सर। ये अल्सर स्कार टिश्यू में दिखाई पड़ता है। ये मोस्ट कॉमनली बर्न केसेस में दिखाई पड़ता है, पर ये रेयर होता है। दिस इज मार्जो इलेरिस अल्सर। नेक्स्ट इज कॉर्नियल अल्सर। ये अल्सर बर्न के बाद दिखाई पड़ता है। बर्न के कारण कॉर्निया यानी प्रोटेक्टिव आउटलेयर ऑफ कॉर्निया, जो बिग ब्लैक डॉट है आंखों में, उसमें एक छेद हो जाता है, जिससे कि वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और कॉर्निया में बर्न होने के वजह से कुछ इस तरह वाइट पैच दिखाई पड़ता है। और अदर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि लीवर फेलियर एंड रीनल फेलियर भी दिखाई देता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम क्लिनिकल या लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे कि साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, आरबीसी काउंट डिक्रीज, एचबी परसेंटेज डिक्रीज। अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें तो हमें ये डिक्रीज मिलेगा। यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज मिलेगा हमें बर्न केसेस में। इन्वेस्टिगेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट एंड प्लेटलेट काउंट, अगर ये हम चेक करें तो ये भी हमें कम मिल सकता है। आप देखते हैं प्रोग्नोसिस यानी कि आउटकम। प्रोग्नोसिस यानी कि क्या आउटकम हो सकता है इन सर्टन केसेस। इन चिल्ड्रंस विद 12% बर्न इज कंसिडर एज सीरियस केस। छोटे बच्चों में अगर 12% बर्न हो रहा है, सो इट इज़ कंसिडर एज सीरियस केस, बहुत ही सीरियस केस है। इन अडल्ट अगर 20% बर्न हो रहा है, सो इट इज़ कंसिडर एज सीरियस केस। बट 60% बर्न इज कंसिडर एज फेटल केस। अगर 60% बर्न हो रहा है किसी भी पेशेंट को, सो इट इज़ कंसिडर एज फेटल केस, यानी कि बचना इम्पॉसिबल है या फिर बचना पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है इमीडिएट ट्रीटमेंट, जल्दी से जल्दी पेशेंट को कैसे स्टेबल करें, और सेकेंड है ओटी में कैसे पेशेंट को हैंडल करें, थर्ड है डाइट प्लान एंड फोर्थ है काउंसलिंग। ये सब हम बारी बारी से समझते हैं। पहले इमीडिएट एक्शन क्या लेनी चाहिए समझते हैं। पहला, टू रिड्यूस द पेन इंजेक्शन ऑफ मॉर्फिन इज गिवन इंट्रामस्कुलरली, यानी सबसे पहले सीवियर बर्निंग पेन को हमें रोकना होगा, तो इसलिए हम मॉर्फिन का इंजेक्शन मसल्स के अंदर लगाएंगे। उसके बाद देन बर्न एरिया शुड बी कवर्ड विद स्टेराइल ड्रेसिंग। इसका मतलब यह है कि जले हुए स्किन पर हमें साफ और अच्छी बैंडेज लगानी होगी। आफ्टर बैंडेज इज अप्लाइड, पेशेंट शुड कवर्ड विद ब्लैंकेट। बैंडेज लगाने के बाद पेशेंट को अच्छे कंबल में कवर करना है ठंड से बचने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें एंटीबायोटिक भी लगानी पड़ेगी।
इंजेक्शन ऑफ टीटी टिटेनस टॉक्सॉइड का भी इंजेक्शन देना होगा, जिससे पेशेंट को टिटेनस या फिर क्लॉस्ट्रिडियम वल्चाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद हमें फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। आईवी फ्लूइड देना होगा इंट्रावेनसली, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिंगर लैक्टेट डेक्सट्रोज सलाइन। इफ ब्लड इज एडमिनिस्ट्रिंग एटलीस्ट हाफ RL सलाइन इज रिप्लेस विद ब्लड, यानी कि अगर हम RL सलाइन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एनर्जी, तो हाफ RL को रिप्लेस करना है ब्लड से, जिससे कि पेशेंट को बहुत जल्दी से जल्दी स्टेबल किया जा सके। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट इन ऑपरेशन थिएटर। सबसे पहले पेशेंट इज टेकन टू OT फर्स्ट। इमीडिएट ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लाना होगा। उसके बाद यूज़ ऑफ सेडेटिव ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स देने होंगे जिससे पेशेंट को नींद आ जाए, जिससे हमें आगे ऑपरेशन करने में आसानी हो। उसके बाद ऑल क्लोथ्स आर रिमूव्ड, सारे कपड़े निकालने होंगे जिससे कि हमें जली हुई स्किन साफ दिखाई दे। ऑल ब्लिस्टर्स आर ओपन। ओपन का मीनिंग ये नहीं है कि ब्लिस्टर्स को पंक्चर करना है, इसका मतलब ये है कि सारे ब्लिस्टर्स को ट्रीट करना है जो क्लोथ्स के या कपड़ों के नीचे भी हो सकते हैं। बर्न सरफेस इज वॉश विथ डाइल्यूट एंटीसेप्टिक। जली हुई सरफेस को हमें डाइल्यूट एंटीसेप्टिक से वॉश करना है। उसके बाद वी हैव टू वॉश द एरिया विथ नॉर्मल सलाइन, फिर नॉर्मल सलाइन से धोना है। ड्यूरिंग ड्रेसिंग बर्न सरफेस एरिया इज कैलकुलेटेड बाय रूल ऑफ 9। फिर से बैंडेजिंग करते वक्त वेलेस फार्मूला अप्लाई करके कितनी स्किन जल चुकी है ये कैलकुलेट करना है, जिसे हम रूल ऑफ 9 भी कहते हैं। यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऐसे एंटीबायोटिक्स देनी है जो मैक्सिमम बैक्टीरिया पर काम करती हो, जो उनके बढ़ने से या फैलने से रोकती हो। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, जली हुई स्किन पर एंटीबायोटिक मरहम लगाना होगा। फिर स्टेराइल गॉज एंड कॉटन इज अप्लाइड। मरहम लगाने के बाद साफ और अच्छी बैंडेजिंग करनी होगी, उसे ड्रेसिंग भी कहते हैं। ड्रेसिंग में भी चेंज एंड रिप्लेस अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ सोकेज। जो बैंडेजिंग हमने की है उसे बदलना होगा टाइम टू टाइम। उसका रीज़न ये है कि वो बैंडेजिंग टिश्यू फ्लूइड को पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो हमें नई बैंडेज अप्लाई करनी होगी। नाउ आफ्टर OT ट्रीटमेंट हमें पेशेंट को पूरा रिकवर करने के लिए डाइट प्लान देना होगा। सो व्हाट आर द डाइट प्लान? एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ओरल फ्लूइड इफ पेशेंट डज नॉट वॉमिट। पेशेंट को हमें धीरे धीरे IV फ्लूइड से ओरल फ्लूइड पे लाना होगा। हमें पहले थोड़ा ओरल फ्लूइड देना है बाय माउथ। अगर पेशेंट वॉमिट नहीं करता है देन वी कैन गिव हिम हाई प्रोटीन एंड कैलोरी डाइट। ऐसा डाइट देना होगा जिसमें हाई प्रोटीन डाइट हो, हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन यानी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो। यूज़ ऑफ विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, विटामिन A एंड विटामिन D। मल्टीविटामिन देना होगा जिसमें विटामिन B, C, A एंड D हो। यूज़ ऑफ हाई कैलोरी डाइट, पेशेंट को ऐसा डाइट देना होगा जिससे कि वो जल्दी रिकवर हो जाए और उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिले। ट्रीटमेंट प्लान इन नेक्स्ट विजिट रखिए पेशेंट आफ्टर डिस्चार्ज। नेक्स्ट इज काउंसलिंग। बर्न केसेस वाले पेशेंट को काउंसलिंग देना बहुत ज़रूरी है। वो अपने स्किन को लेकर बहुत इनसिक्योर और इंसल्टिंग फील ना करे, इसलिए काउंसलिंग इज मस्ट। यूज़ ऑफ फिजियोथेरेपी टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटीज़। फिजियोथेरेपी एडवाइस करना है जिससे कि पेशेंट को कॉन्ट्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटीज़ ना हो। यहाँ दे सकते हो, इस तरीके की हालत पेशेंट की ना हो, इसलिए पेशेंट को फिजियोथेरेपी एडवाइस करनी चाहिए। स्किन ग्राफ्टिंग, अगर पेशेंट अपने स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है और काउंसलिंग से भी पेशेंट अनसेटिस्फाइड है तो हम स्किन ग्राफ्टिंग एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें किसी और बॉडी पार्ट की स्किन को हम जली हुई स्किन पे रिप्लेस कर सकते हैं। लास्ट इज यूज़ ऑफ स्प्लिंट। डिफॉर्मिटीज़ ना हो इसलिए हम पेशेंट को स्प्लिंट यानी सपोर्टिव बैंड एडवाइस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो का अपडेट आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू सो मच।